इस लेक्चर में नेपोलियन बोनापार्टे के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये इमेज में आप देख सकते हो भाई साहब, ये है इनकी पेंटिंग बनी हुई है। उस टाइम पे कैमरे तो हुआ नहीं करते थे जब ये थे। फ्रांस के एक राजा थे, किंग थे, बहुत ही पावरफुल किंग। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? देखो ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है, आपने पढ़ा ही होगा ये वर्ल्ड हिस्ट्री में। रिसेंटली न्यूज में इसलिए आए, एक हैट मिली है भाई साहब, टोपी जो इन्होंने ओढ़ रखी है ना, ऐसी टोपी मिली है इनकी हैट। और ये इसका डीएनए टेस्ट किया गया, इसमें पाया गया कि नेपोलियन बोनापार्टे से बिलोंग करती है ये टोपी जो हैट मिली है। मतलब ये नेपोलियन बोनापार्टे की हैट थी, मतलब वो इसे पहनते थे। ये हांगकांग में, जो चाइना के पास है ना हांगकांग, ये भाई साहब वर्ल्ड मैप देख रहे हो, यहाँ पे हांगकांग है। हांगकांग में डिस्प्ले की गई है, मतलब कि ऑक्शन के लिए, कि इसे बेचा जा रहा है। जैसे बिडिंग होती है ना, बोली लगती है, तो इसको बेचा जा रहा है, इसलिए न्यूज में आए। तो इनकी ब्रीफ प्रोफाइल पढ़ते हैं। देखो हम इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो डिस्कस करेंगे नहीं, सिर्फ ये नेपोलियन बोनापार्टे ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन ने इसने फ्रांस में ऐसी पॉलिसी बनाई, रेगुलेशन, रूल्स, लॉ बनाए जो आज भी पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जाता है यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन, कि पूछ लेंगे नेपोलियन बोनापार्टे आज के वर्ल्ड के लिए कितना जरूरी है, इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें, और कुछ फैक्चुअल डेटा जानेंगे इसके बारे में। देखो इनका जन्म होता है भाई साहब 15 अगस्त 1769 को। एक ये अजेसियो नाम की जगह है, एक क्रोसिका नाम का आइलैंड है फ्रांस के पास। फ्रांस तो आप जानते हो कहाँ पे है भाई साहब, ये देखो वर्ल्ड मैप, यहाँ पे ये यूरोप का मैप देख रहे हो, ये है फ्रांस। इस वाले के पास, कंट्री के पास एक आइलैंड है, ये कोर्सिका आइलैंड, वहाँ पे इनका जन्म होता है। देखो इनको नेपोलियन बोनापार्टे को नेपोलियन फर्स्ट भी बोलते हैं, हिंदी की बुक में लिखा होता है नेपोलियन प्रथम, तो नेपोलियन प्रथम या फर्स्ट भी बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्टे को। ये फ्रांस की जो मिलिट्री थी ना, उसमें एक लीडर हुआ करते थे, पहले राजा नहीं थे। जो मिलिट्री है, सेना है, उसमें सिर्फ एक लीडर थे, और बाद में ये एम्प्रर बने। अर्ली 19th सेंचुरी में इन्होंने बहुत सारी पावर हासिल की। वो कैसे कैसे की, कैसे लीडर बने, वो सारा देखेंगे हम इसके बारे में। इन्हें अपने आप को एम्प्रर डिक्लेयर कर दिया 1804 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1769 में। फिर मिलिट्री में लीडर बने, उसके बाद 1804 में फ्रांस का एम्प्रर, राजा डिक्लेयर कर दिया अपने आप को इन्होंने। और इनका जो डेथ हुई थी 5 मई 1821 को हो गई थी। कहाँ पे? ये सेंट आइलैंड है, सेंट हेलेना आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कैसे कैसे इन्होंने राइज किया, कैसे कैसे इनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी इन्होंने, बैटल, तो वो डिस्कस करते हैं अभी। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इनके टाइम पे हुई थी। नेपोलियन बोनापार्टे क्या है, इनकी जो रैंक इंक्रीज हुई थी मिलिट्री में, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। और आप सबको पता है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी स्टार्ट, लगभग 1799 तक चली थी। तो एक तरह से ये चाइल्ड समझे जाते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, मतलब पैदा करने वाले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने वाले ये समझे जाते हैं। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप सबको पता है, आपने पढ़ी होगी वर्ल्ड हिस्ट्री में, किस लिए हुई थी। मतलब एक तरह से ऑपरेशन हो रहा था, अत्याचार हो रहा था कुछ लोगों पे वहाँ पे, तो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ताकि एक तरह से रूल को चेंज किया जाए और वहाँ पे डेमोक्रेसी आए, लोकतंत्र आए, उसके लिए रिवॉल्यूशन हुई थी। देखो डिटेल में आपने पढ़ा होगा, पूरा डिटेल में इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। ये एक यंग लीडर थे, ये नेपोलियन बोनापार्टे। इन्होंने जैकोबियन क्लब था, एक क्लब जो फार लेफ्ट पॉलिटिकल मूवमेंट था, एक तरीके से ग्रुप था भाई साहब, जो जो वर्कर क्लास थी ना, वर्कर क्लास, लेबर क्लास, उसके राइट्स के अधिकारों को संरक्षित करने की बात करता था ये जैकोबियन क्लब फ्रांस में। तो फ्रांस में इन्होंने इसको सपोर्ट किया, जैकोबियन क्लब को। और एक तरह से ये पॉलिटिकल क्लब जो ये था जैकोबियन, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पॉपुलर हुआ। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी क्या है, देखो फ्रेंच दो कैटेगरी में, दो क्लास में, कैटेगरी बोल लो क्लास, दो क्लास में बटा हुआ था। क्लर्जी बोलते थे और एक वर्कर क्लास। ये क्लर्जी या नोबल पीपल होते थे, ये तो टैक्स भरते नहीं थे। टैक्स किस से वसूला जाता था? वर्कर से। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन था, उसमें और भी बहुत सारे रीजन थे। तो ये जैकोबियन क्लब ये था कि जो वर्कर थे, जो लेबर क्लास थी, उनके अधिकारों को भाई साहब संरक्षित करना, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, कि आप ऐसा थोड़ी नहीं है भेदभाव कर रहे हो भाई साहब, ये क्लर्जी हैं, नोबल पीपल हैं, अमीर पीपल हैं, उनसे तो आप टैक्स ले ही नहीं रहे हो, मतलब, और वर्कर्स से ले रहे हो। तो इसके खिलाफ ये आवाज़ उठाता था जैकोबियन क्लब। फिर जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वार में लड़ाइयाँ लड़ी और ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट पे ये प्रमोट हो गई। एक तरह से मिलिट्री लीडर थे, और जैसे मिलिट्री में पोस्ट होती है ना आगे, जैसे कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर गए, फिर ये मेजर जनरल, ब्रिगेडियर जनरल, 1793 में ब्रिगेडियर जनरल बन गए।
अब ये इन्होंने ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो की 1797 में। देखो इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया ये है भाई साहब, देखो यहाँ पे जर्मनी के पास आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे देखो लिखा है नहीं, लेकिन ये वाली कंट्री है ना जर्मनी के पास, यहाँ पे एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, आपके पास वर्ल्ड मैप होगा, वर्ल्ड मैप में देखना, ये जर्मनी के पास है ऑस्ट्रिया नाम की कंट्री, हंगरी और जर्मनी के पास ऑस्ट्रिया नाम की कंपनी है यहाँ, मतलब कंट्री है यहाँ पे। तो ये ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विक्ट्री हुई नेपोलियन की, और एक ट्रीटी की ऑस्ट्रिया कंट्री के साथ 1797 में, ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो। तो ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो किस किस के बीच हुई? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में, और नेपोलियन उस टाइम पे राजा थे, किंग थे, एम्परर थे, किसके? फ्रांस के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ नाइल 1798 में। देखो इन्होंने इजिप्ट को, इजिप्ट कहाँ पे? ये है भाई साहब यहाँ पे इजिप्ट, ये पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये इजिप्ट आपको दिखाई दे रहा है। इजिप्ट को कॉन्क्वेयर करने के इन्होंने कोशिश की, मतलब जीतने की, इजिप्ट पे आक्रमण कर दिया। बैटल ऑफ नाइल हुई। नाइल देखो इजिप्ट में रिवर है नाइल, नील रिवर हिंदी में लिखा होता है, नील रिवर, नील नदी है। तो नील नदी के पास ये बैटल हुई थी, लड़ाई हुई थी, इसी के नाम पे रख दिया बैटल ऑफ नील या नाइल। तो ये नील नदी के पास हुई थी लड़ाई, इसमें इजिप्ट के पास, इजिप्ट पे आक्रमण किया, लेकिन ये हार गया, इसमें डिफीट हुई नेपोलियन बोनापार्टे की, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश भी सपोर्ट कर रहा था, और ब्रिटिश के जो लीडर थे वो थे होरेशियो नेल्सन। तो इनके विरुद्ध ये हार गए इसमें बैटल ऑफ नाइल में। नेक्स्ट है भाई साहब कू ऑफ 18 ब्रूमेयर 1799 में हुआ ये कू। कू की मतलब है एक तरह से तख्ता पलट, मिलिट्री जब सत्ता हथियार है किसी कंट्री की। तो इसमें क्या है, नेपोलियन पार्ट था इस ग्रुप का, और फ्रेंच की जो डायरेक्टरी थी उसको ओवरथ्रो कर दिया। मतलब फ्रेंच की डायरेक्टरी बोलते हैं, फ्रेंच डायरेक्टरी ये एक तरह से फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती थी, गवर्नेंस को, रूल वगैरह बनाना इसका काम था, फ्रेंच डायरेक्टरी यही रूल करती थी। लेकिन इसको ओवरथ्रो कर दिया, मतलब उखाड़ फेंक दिया, और खुद सत्ता पे अपना हक जमा लिया, यानी कि 3 मेंबर कंसुलेट बना। नेपोलियन बोनापार्टे उसमें फर्स्ट कंसुल बने, मतलब 3 मेंबर का एक ग्रुप बना, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर नेपोलियन के पास थी, कि फ्रांस के एक तरह से राजा की तरह ये बन गए इस फ्रेंच डायरेक्टरी को ओवरथ्रो करके। नेक्स्ट एक बैटल ऑफ मेरेंगो इनके बारे में है, 1800 में हुई थी बैटल ऑफ मेरेंगो। नेपोलियन की फोर्सेस ने, ये क्या है, एक फ्रांस का एनिमी था ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को फिर हरा दिया बैटल ऑफ मेरेंगो में, और इटली से बाहर निकाल के फेंक दिया ऑस्ट्रिया को। देखो ऑस्ट्रिया ने क्या है, ये इटली कंट्री है, यहाँ पे अपना कब्जा जमा रखा था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे ने, ये फ्रांस के थे, तो इन्होंने ऑस्ट्रिया को यहाँ से भगा दिया, उखाड़ फेंक दिया, इस लड़ाई में हरा दिया मेरेंगो में, और ये लड़ाई जीत गए। तो ये इस विक्ट्री ने एक तरह से नेपोलियन की जो पावर है वो और सिक्योर कर दी। जो देखो 3 मेंबर का ग्रुप बना था, जिसमें फर्स्ट कंसूल थे ये नेपोलियन, इनकी पावर और इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये बैटल ऑफ मेरेंगो जीत गए। नेक्स्ट क्या है इनके बारे में, देखो 1802 में ट्रीटी ऑफ एमीन्स हुई। ट्रीटी ऑफ अमाइंस या एमीन्स ये हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीड किया, पीस के लिए हम शांति स्थापित करेंगे, एक दूसरी कंट्री के साथ वार नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ 1 साल तक ही चल सका, उसके बाद फिर युद्ध स्टार्ट हो गए। अब रेन ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, यानी कि साम्राज्य कैसा था, और कौन कौन से युद्ध लड़े इन्होंने, और कौन कौन सी ट्रीटी की, ये देखते हैं। देखो नेपोलियनिक वार हुए 1803 से लेकर 1815 के बीच में, ये नेपोलियनिक वार हुए, बहुत सारे युद्ध हुए जिनको नेपोलियनिक वार बोलते हैं, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे के टाइम में हुए थे ये युद्ध। एक मतलब यहाँ आसपास कंट्री से, ब्रिटेन से हुए, ऑस्ट्रिया से हुए, इनसे वार हुए। तो वेरियस कॉलिशन था यूरोपियन नेशन का, उनके विरुद्ध कॉन्फ्लिक्ट हुए फ्रांस के, तो बहुत सारे वार हुए इसमें, जिनको नेपोलियनिक वार बोलते हैं। एक है लोसिनिया परचेज, ये क्या है, देखो भाई साहब 1803 में, देखो ये क्या है, आप सबको पता है, ये जो अमेरिका है, अब आज का अमेरिका, इसमें फ्रांस और ये ब्रिटेन यहाँ पे गए थे भाई साहब, अपनी कॉलोनी बना ली थी, यहाँ पे कब्जा कर लिया था। जैसे इंडिया में आए थे ना ये, यूएसए में भी गए थे, तो यूएसए में कुछ टेरिटरी, कुछ एरिया था फ्रांस का, तो वो एरिया बेच दिया इस नेपोलियन बोनापार्टे ने। नेपोलियन बोनापार्टे ने नॉर्थ अमेरिका को बेच दिया, मतलब उसी का एरिया कब्जा किया, देखो उसी को बेच दिया। फ्रांस की टेरिटरी थी, लोसिनिया टेरिटरी थी, नेपोलियन ने बेच दिया इसको $15 मिलियन में। ये इसलिए बेच दिया क्योंकि देखो भाई साहब इस काल में उसको बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ने थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना 1803 से 1815 में बहुत ज़्यादा वार हुए, नेपोलियनिक वार बोला जाता है। तो युद्ध के लिए फंड तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, सैनिक कब काम करेंगे जब सैलरी दोगे। तो ये जो सारा पैसा आया था युद्ध लड़ने में उसने काम में लगाया। तो ये बेची थी ज़मीन
अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका को बेच दी। इस जमीन को बेचने को भी बोलते हैं लोसिन या परचेज, क्योंकि इसमें रुपए मिले थे डॉलर 15 मिलियन डॉलर मिले थे इस नेपोलियन को। नेक्स्ट है बैटल ऑफ ट्रफलगार। ये बैटल भाई साहब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। नेपोलियन को हरा दिया था 1805 में ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया था। लेकिन इसके बाद दिसंबर में दोबारा नेपोलियन ने एक और लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज। इसमें विक्ट्री हो गई थी, लड़ाई में जीत गए थे ये। और इसमें क्या है, जो ऑस्ट्रिया और रशियन की जो आर्मी थी, दोनों की कंबाइंड आर्मी को नेपोलियन ने यानी कि फ्रांस ने हरा दिया था बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज में। इनकी विक्ट्री के बाद क्या है, जो होली रोमन एम्पायर था, यानी कि भाई साहब होली रोमन एम्पायर था इटली में। ये आपको इटली दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इटली है, ये वाली कंट्री वॉयलेट सी दिखाई दे रही है छोटी सी। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ तब दिखाता हूँ आपको। ये भाई साहब इटली है, ये देखो, ये आपको इटली दिखाई दे रहा है। ये इटली में रोमन एम्पायर था, यानी कि यहाँ पे रोम इसकी कैपिटल है इटली की, जो आज भी है। तो होली रोमन एम्पायर को डिजोल्यूशन कर दिया था, मतलब भंग कर दिया था, अब इसकी पावर नहीं रहती। और यहाँ पे कन्फेडरेशन ऑफ राइन ने क्रिएट कर दिया था। तो इस विक्ट्री के बाद ये सब कुछ चेंजेज आए। अब कुछ रिफॉर्म किए थे भाई साहब नेपोलियन ने, जो पूरे वर्ल्ड वाइड आज भी सभी कंट्री में, लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्री में यूज किया जाता है। जैसे इंडिया में भी कुछ रिफॉर्म है नेपोलियन के, जो इंडिया में आज भी यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखो नेपोलियनिक कोड है, 21 मार्च 1804 में नेपोलियन ने एक नेपोलियनिक कोड बनाया, मतलब एक रूल्स बनाए जो फ्रांस में लागू हुए। इन्हें फ्रेंच सिविल कोड भी बोलते हैं, जो आज भी पूरे वर्ल्ड वाइड आज भी यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे देखो, इसने क्या है, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, किसी का बर्थ के आधार पर किसी को विशेष अधिकार मिलते थे। जैसे मान लो आप इंडियन सोसाइटी का एग्जाम्पल लोगो, अगर कोई ब्राह्मण फैमिली में हुआ, मान लो ब्राह्मण फैमिली में जिसका जन्म हुआ, बर्थ राइट उसे मिल गए दूसरे का एक्सप्लोइटेशन करने का। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि दूसरे का जाति के नाम पे, लोअर अपर जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं, तो ऐसे कुछ राइट थे। मान लो कोई प्रिविलेज वहाँ पे, मान लो क्लर्जी नोबल मैन होते थे, रिच पर्सन, उनमें कोई हो गए तो उन्हें बर्थ राइट मिलते थे। जैसे मान लो उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, समझ रहे हो, उन्हें सजा कम मिलेगी, ऐसे कुछ राइट मिलते थे, विशेष अधिकार। प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार। तो इनको रोका इसने, नेपोलियन ने, कि सबको समान अधिकार होगा, ऐसे बर्थ के बेस पे किसी को ये अधिकार नहीं मिलेंगे, किसी को ज़्यादा और किसी पे अत्याचार किया जा रहा है। नेक्स्ट उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अलाउ किया, कि हर एक धर्म को फ्रीडम है, आज़ादी है, कोई भी अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकता है। इन्होंने ये लाया, जो आज भी देखो इंडिया में भी और बहुत सारी कंट्री में अपनाया जाता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकुलरिज्म, एक तरह से सेकुलरिज्म की नींव रखी इन्होंने। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाइड, मोस्ट जो क्वालिफाइड पर्सन होंगे उसको ही दी जाएगी। ऐसा होता था भाई साहब, जो रिच पर्सन होते थे, नोबल पर्सन या क्लर्जी पर्सन, उनको गवर्नमेंट जॉब में रखा जाता था। वर्कर्स वगैरह इनको नहीं देखा जाता था, भले ये क्वालिफाइड हो, इनके पास नॉलेज हो, कुछ भी हो। तो ये जब गवर्नमेंट जॉब को कर दिया क्राइटेरिया कि जो भी क्वालिफाई होगा, चाहे वर्कर है कोई भी है, उसको गवर्नमेंट जॉब दी जाएंगी, जो आज भी लागू होता है लगभग हर एक कंट्री में, मेरिट के बेस्ड पे दिया जाता है। नेक्स्ट एक क्रिमिनल कोड बनाया, मिलिट्री कोड बनाया इन्होंने, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में 1860 में लागू किया और आज भी इंडिया में चल रहा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वहीं से आया। देखो ये कॉमर्शियल कोड, ये आज भी पूरे वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किए जाते हैं, आज भी चल रहे हैं। नेपोलियनिक कोड है, ये फॉलो किया था नेपोलियन के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, नेपोलियन कोड उसमें फॉलो किया था और क्रिएट किया था फर्स्ट कंसूल, मतलब एक तरह से एक पोजीशन होगी फर्स्ट कंसूल, नेपोलियन जो एक तरह से पूरी पावर नेपोलियन के पास। जो फर्स्ट कंसूल थी, ये पोजीशन थी नथिंग लेस देन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है ऐसा राजा जिस सारी पावर है ना, जैसे मान लो निरंकुश राजा बोलते हैं, एक तरह से निरंकुश हिंदी में, मतलब सारी पावर जो अथॉरिटी है वो सारी के सारी पावर किसके पास रहेगी, एक आदमी के पास, डिक्टेटर जो रहेगा। तो डिक्टेटरशिप की तरह समझा जाता था फर्स्ट कंसूल को, नेपोलियन को। लेकिन इन्होंने सर्फडम और फ्यूडलिज्म को अबॉलिश किया, मतलब हटा दिया, रिमूव किया। ये क्या है सर्फडम और अबॉलिश, देखो सर्फडम का मतलब होता है ऐसी कंडीशन मेडिवल यूरोप में, यानी कि मेडिवल टाइम है जो, उसमें ये प्रचलित थी। जो टीनेंट फार्मर होते थे ना, मतलब ऐसे किसान जो खेती करते थे लीज पे लेके, किराए पे लेके खेत को, और ये जो हेयरडाइटरी लैंड होती थी, जो जमींदार होते थे ना, लैंड लॉर्ड जो जमींदार होते थे, वो लीज पे देते थे और इन पे अत्याचार करते थे। तो ये सर्फडम का जो कंडीशन थी, इसको अपोलिश किया और जो डायरेक्ट जो लैंड थी उनके नाम पे की, और ये लैंड लॉर्डिज्म का जो सिस्टम था जमींदारी का, ये सिस्टम इन्होंने रिमूव किया। नेक्स्ट है कि फ्यूडलिज्म को इन्होंने रिमूव किया। 10 से लेकर 13 सेंचुरी में यूरोप में ये बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब एक तरह से सोशल हायरार्की का सिस्टम था। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंट्रोल किसका था, फ्यूडलिज्म का, मतलब वही जमींदार जो हो करते थे जिनके नाम पे हजारों कई हजारों एकड़ जमीन नाम थी और वो लोकल विलेज एरिया पे सारा कंट्रोल उनके हाथ में करता था। और जो ये
लैंड थी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने ये फीफ में, लैंड को बोलते थे, छोटी लैंड को फीफ बोलते थे, फीफ, तो इनका सारा कंट्रोल था। तो इस सिस्टम को इन्होंने अबॉलिश किया, फ्यूडलिज्म को, मतलब किसानों में डिस्ट्रीब्यूट की जमीन वगैरह। एजुकेशन में भी इन्होंने रिफॉर्म किए, बहुत सारे स्कूल बनाए मॉडर्न एजुकेशन पे जो बेस्ड थे, उनको बोलते थे लाइसी, लाइसी, और जो आज भी यूज में आते हैं, यानी कि यूनिवर्सल एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया। अब फॉल कैसे होता है नेपोलियन का, मतलब नेपोलियन का एक तरह से डिफीट कैसे होते हैं, कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी हैं जिनके कारण ये फेल हो गए। एक तो था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। देखो ये सिस्टम ऐसा था, इन्होंने ब्रिटिश से आने वाली, देखो उस टाइम पे आप सबको पता है लगभग 1750 के लगभग फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इसके बाद से ब्रिटेन में, ब्रिटेन आप सबको पता ना कहाँ पे, ये यूरोप दिखाई दे रहा है आपको भाई साहब, ये देखो यहाँ पे, ये वाला ब्रिटेन है, ये वाला यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, कंपनीज नई नई मॉडर्न कंपनी खुली, वहाँ पे प्रोडक्ट मशीनों से बनाए जाने लगे। तो यूरोप की जो सारी कंट्री थी ना लगभग, इनमें यहाँ इसका ब्रिटेन का माल एक्सपोर्ट होता था, ब्रिटेन से माल आता था, यहाँ पे ये कंट्री खरीदते थे। लेकिन यहाँ पे नेपोलियन को ये पसंद नहीं आया कि ब्रिटेन भाई साहब ज़्यादा पैसा कमा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया, ब्लॉक कर दिया ब्रिटेन का माल था, ग्रेट ब्रिटेन का जो माल था वो रोक दिया कि हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। और जो इसके अलाई कंट्री थे उनको भी रोक दिया कि भाई साहब आप भी इंपोर्ट मत करो, ब्रिटेन इससे फ्लोरिश कर रहा है, ज़्यादा पावर बढ़ रही है, इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है ब्रिटेन की। तो ये था कॉन्टिनेंटल सिस्टम, मतलब ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं, वहाँ रोकना अपने कंट्री में, और आसपास की जो अलाई कंट्री है, इसकी मित्र देश है जो, मतलब। लेकिन इसमें फेल हो गया, ये फेल हो गया क्यों, क्योंकि भाई साहब जो गुड्स थी, बहुत सारी कंट्री तो ब्रिटेन पे ही डिपेंड थी, उनकी तो वहाँ पे तो कोई ऐसा फैक्ट्री थी नहीं और सारी कंट्रीज़ में। तो ये फेल हो गया, बहुत सारी कंट्री ने माना नहीं, कुछ दिन तक अप्लाई किया, बाद में फिर खरीदने लगे, तो फेल हो गया कॉन्टिनेंटल सिस्टम। नेक्स्ट है पेनिनसुलर वॉर। देखो 1807 से लेके 1814 में हुआ, और ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम देखो, ये आपने पढ़ाई होगा इसके बारे में भी वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये आप सर्च करके मुझे बताओगे गूगल पे कि ये कब था, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कब ये अडॉप्ट किया था कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन बोनापार्टे ने। या आपकी हिस्ट्री की बुक में होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक एनसीईआरटी। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, 11th क्लास की एनसीईआरटी होगी, न्यू एनसीईआरटी। देखो पेनिनसुलर वार हुआ था 1807 से लेकर 14 के बीच में। ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, किसके विरुद्ध, ये तीनों कंट्री एक साथ, और ये नेपोलियन एक साथ, मतलब फ्रांस और इन कंट्री के बीच में। इसमें था जो ये अरेबियन पेनिनसुला है ना, इस पे राज करना था, इसको कंट्रोल करना था। ये अरेबियन पेनिनसुला भाई साहब ये है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तब दिखाता हूँ आपको, ये वाला रीजन है फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इस वाले रीजन पे कंट्रोल करना था, इस वाले रीजन पे। ये था इबेरियन पेनिनसुला, आज भी बोलते हैं इसको इबेरियन पेनिनसुला, क्योंकि पेनिनसुला उसको बोलते हैं हिंदी में प्रायद्वीप, मतलब जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई है ज़मीन। देखो इधर मेडिटेरेनियन सी है और 2 साइड है अटलांटिक ओशन, तो 3 साइड से घिरी है। तो इबेरियन पेनिनसुला के आसपास से यहाँ से भाई साहब ट्रेड होती थी समुद्र के जरिए, तो इस पे कंट्रोल करना था। ये पेनिनसुलर वार जो हुए थे 1807 से लेकर 14 के बीच में। नेक्स्ट है इन्वेजन ऑफ रशिया। देखो इसने सबसे बड़ी गलती थी नेपोलियन की, रशिया पे वार करना, यानी कि इन्वेजन, आक्रमण करना। नेपोलियन गया भाई साहब रशिया में वार करने, ये भाई साहब फ्रांस यहाँ पे, और देखो रशिया यहाँ पे, रशिया ये वाली कंट्री भी पहले रशियन कंट्री थी, रशिया की थी ये सारी, तो ये वाली कंट्री थी, पूरा रशिया का पार्ट था, ये वाला पूरा रशिया था। मैं पेन से दिखाता हूँ आपको कौन कौन सा रशिया था, ये वाला सारा पार्ट ये रशिया का ही था पहले। लेकिन 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया, बहुत सारी कंट्री इससे अलग होगी, जैसे कजाकिस्तान, ये वाली यूक्रेन, ये बेलारूस, ये सारी रशिया से ही अलग हुई है सारी कंट्री 1991 के बाद ही, जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो फ्रांस यहाँ पे जिसने आक्रमण कर दिया, यहाँ पे चला गया पोलैंड के जरिए, ये यहाँ पे चला गया इसमें। तो अभी देखते हैं हम क्या हुआ फिर इसके बाद। इसने इन्वेजन किया, उस टाइम पे रशिया का जो राजा था सार एलेक्जेंडर था, जार एलेक्जेंडर बोलते हैं इसको, TSAR, मतलब जार, इसका प्रोनाउंसिएशन है जार। जार एलेक्जेंडर को कंपेल किया कि आप ब्रिटेन से क्या है, ट्रेड रोक दीजिए, मतलब ब्रिटेन से ट्रेड मत करो आप। तो इसने ट्रेड रोकने के लिए, जार एलेक्जेंडर था उस टाइम पे राजा, रशिया पे आक्रमण किए, प्रॉक्सी की, छोटे छोटे युद्ध किए, आक्रमण कर देता था। और पोलैंड को, देखो रशिया का कंट्रोल था पोलैंड पे, ये देखो यहाँ पे पोलैंड है ये, और रशिया यहाँ तक था, पोलैंड पे भी कंट्रोल कर रहा था। तो ये पोलैंड को अलग करना चाहता था, पोलैंड को आज़ाद कराना चाहता था ये नेपोलियन बोनापार्ट। तो फ्रांस ने, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने आक्रमण कर दिया कि रशिया के थ्रेट से पोलैंड को लिबरेट किया जाएगा, आज़ाद किया जाएगा, इसलिए इसने कैंपेन की। लेकिन ये भाई साहब इसने हार गए। कैसे, कौन से रीजन थे,
देखो 1812 में यानी कि 1812 में रसिया पे आक्रमण किया, लेकिन नेपोलियन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजन थे। एक तो फॉल्टी लॉजिस्टिक, जो सामान वगैरह था भाई साहब वो फॉल्टी था, इतना अच्छे से नहीं था लॉजिस्टिक, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का सामान, इसने अच्छे साधन नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन के कि यहाँ से। आजकल तो भाई साहब देखो, यह 1812 की बात हो रही है, आजकल तो रेल भी है, रोड अच्छे बने हुए हैं, बसें हैं, हवाई जहाज हैं, समझ रहे हो, मेट्रो बन गई है। अब ये सब कुछ उस टाइम पे तो नहीं था ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उस टाइम पे तो पैदल ही, घोड़े पे जाते थे, पैदल जाते थे। तो ये मूव कर गए यहाँ पे। पुअर डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन अच्छा नहीं था आर्मी के बीच में, और डिसीज हो गई, बीमारी। देखो भाई साहब, जो फ्रांस का जो वातावरण है ना, यहाँ पे समुद्र के आसपास है, यहाँ पे मॉडरेट वातावरण है, मॉडरेट क्लाइमेट है, ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है फ्रांस में, समझ रहे हो, क्योंकि समुद्र के पास है। समुद्र की हवाएं चलती हैं, गर्मियों में ठंडी और ठंड में गर्म, थोड़ी हल्की सी रहती है, यानी कि इसका जो वातावरण है मॉडरेट रहता है बीच का। लेकिन जो रसिया में, यहाँ तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब जब ये आक्रमण करने गए आर्मी को, रजाई या कंबल लेके तो गए नहीं थे, और सर्दी जब शुरू हुई इनको ठंड लगी भाई साहब। अब ये कहाँ छुपे, रजाई कंबल तो है नहीं इनके पास, चले गए जब तो जोश जोश में। अब ये ठंड से भाई साहब बीमार पड़ गए, और ये ठंड वेदर जो झेल नहीं सके, और ठंड से लोग ठिठर के मर गए, बहुत सारी आर्मी मर गई। अब फिर नेपोलियन को समझ में आया, भाई साहब हम तो रशिया से बाद में लड़ेंगे, पहले तो वेदर से ही नहीं लड़ा पा रहा हमसे, मौसम से ही नहीं लड़ पा रहे। तो ये फिर वापस हो लिया, यानी कि एक तरह से डिफीट हो गई भाई साहब इसकी। लास्ट में मतलब ये वापस आ गया, यहाँ से वापस लौट के आ गया। फिर नेपोलियन डिफीट हो गया 1814 में, 1814 में डिफीट हो गया ये। और ये 1814 में 1814 में डिफीट होने के बाद आइलैंड ऑफ इल्वा पे आ गया, आइलैंड ऑफ इल्वा पे रहने लगा। और उसके बाद एक और लड़ाई हुई, बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू हुई भाई साहब ये ब्रिटेन वगैरह और फ्रांस के बीच में। तो इसमें भी ये नेपोलियन हार गया था 1815 में। तो इसके बाद से नेपोलियन का बिल्कुल अंत हो गया, और नेपोलियन के अंत के साथ ही हमारा लेक्चर का भी अंत